हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर रटना मना है। तो जैसा कि ये पता है कि रटना मना है और रटना नहीं चाहिए, समझना ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम या बोले तो लाइफ प्रोसेस। तो बेसिकली जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव प्रक्रम वही जो हम दिन भर में रोज़ जो हमारे जीवन के कार्य हैं जो हम डेली करते हैं, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीव के जो भी ऐसे कार्य होते हैं जो जीव को जीने के लिए या फिर जो जीव की मतलब जैसे इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसको कोई चोट लग जाए तो वो जो ठीक होता है, जो उसके बाद जो उसका जो उसकी सेल्स हैं या उसकी जो कोशिकाएं हैं वो जिस तरह ठीक होती हैं, मतलब उसकी जो कोई चोट लगी है वहाँ वो चोट ठीक हो रही है, उन्हीं चीज़ों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के 4 प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम के 4 प्रकार होते हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। बेसिकली हमारा चैप्टर के भी 4 पार्ट ही हैं, हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में ही पढ़ेंगे। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। तो सबसे पहला पोषण देखते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जैसा कि हम सब ने सुना होगा। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब भोजन को खाना, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद उसका अवशोषण, मतलब हमने खाना खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको अवशोषित किया, मतलब जो भी इसमें से हमें प्रोटीन्स विटामिन्स चाहिए होते हैं वो हमने लिए, जो भी हमें चाहिए वो हमने लिया। उसके बाद जो हमने प्रोटीन विटामिन्स लिए, हमारी कोशिकाएं उसको यूज़ करती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं पोषण। तो हमने पोषण समझ लिया कि भाई पोषण क्या होता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। अब भाई जैसे हमारे समाज में लोगों को नस्लों या फिर रंग के उसमें बांटा जाता है, उसी तरह पोषण को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसे हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और विषमपोषी को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी बेसिकली प्लांट्स में होता है, मतलब नाम से ही पता लग रहा है, हम बचपन से ही पढ़ते आए। विषमपोषी एनिमल्स में होता है। एक बार हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब आसपास के जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन चीज़ों से जो अपना भोजन बनाते हैं वही स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और भाई इतना भारी भरकम काम कौन कर सकता है? हमारे प्लांट्स। तो बेसिकली हमारे प्लांट्स ये काम करते हैं। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बिल्कुल मेरी तरह वहाँ, बल्कि अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग होते हैं ना, मम्मी खाना दे दो, मैंने खाना नहीं खा सकता, मतलब खुद नहीं बनाते, मम्मी खाना बना के देती हैं। तो मतलब वो नहीं है कि आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो मतलब वो स्वपोषी पोषण होगी, मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम जो होते हैं, हम प्लांट से या फिर जो भी प्लांट से पत्तियाँ होती हैं या फिर आलू जो भी प्लांट से हमें मिलती हैं चीज़ें, हम उन्हीं को पका के खाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जो कच्ची चीज़ होती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन चीज़ों से अपना मतलब भोजन बनाते हैं। हम क्या होते हैं, जो प्लांट्स जो फल उन्होंने दिया, उन्होंने इतना भोजन बना के जो फल उगाया, या फिर जो कहते हैं हम फल को बनाया या फिर पैदा किया, हम उन्हीं को खा लेते हैं। मतलब हम प्लांट्स पे बेसिकली उन पे हम निर्भर हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो मानव होते हैं, वो विषमपोषी हैं। आई होप समझ में आया होगा।
तो हम अब यहाँ पे स्वपोषी पोषण को पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। ये हमने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जो हम क्लास 6 से पढ़ते हैं शायद से। ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण पौधे ही करते हैं। ये बाहर से जो भी सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, मतलब और ऊर्जा में बदलते हैं। जो रिएक्शंस होती हैं उनसे ऊर्जा में बदलते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और ये सबसे मेन बात, ये क्लोरोफिल द्वारा हो पाता है। मतलब जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, मतलब तो जो प्रकाश होता है क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इसकी रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी ये रिएक्शन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको प्लीज़ रट्टा लगा लें। इसको तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा ना। अगर रट्टा नहीं लगाना तो आप इसको रट्टा ही लगा लें। तो अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी चाहिए, मतलब जो कच्चा माल है या कच्ची सामग्री है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चाहिए। जैसे चाय बनाने के लिए पत्ती चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और पता नहीं क्या चाहिए होता है, मेरे को याद नहीं है। तो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, जो प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, हमें वो चाहिए होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, थोड़ा सा से चिपचिपा सा, तो वो चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल ही बोल देते हैं हम। क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। अब स्थलीय पौधे इसको वायुमंडल से लेते हैं, और हमें जल चाहिए होता है। जो स्थलीय पौधे हैं वो ज़मीन से लेते हैं अपनी जड़ों द्वारा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण इतना भारी भरकम खाना बन रहा है, भाई इतना भारी भरकम काम हो रहा है, तो उसके दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है सबसे पहले क्या करेगा, जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को अवशोषित करेगा, मतलब उसको इकट्ठा करेगा, है ना। प्रकाश जो होगा उसको क्लोरोफिल अपने पास इकट्ठा करेगा ताकि तक भोजन बना सके। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब ये है जो प्रकाश ऊर्जा है उसके द्वारा, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा है उसको हम रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित करते हैं। उसके बाद जो उस ऊर्जा से जल के अणु हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। अपघटन मतलब उन दोनों को H2O होता है ना, H2O होता है, तो हाइड्रोजन अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए हम। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट को बना दिया जाता है। अब ये सब ज़रूरी है कि ये सब पैटर्न वाइज ही हो, मतलब फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना हमारे डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो उनका क्या होता है, उनका ये होता है कि जो वो पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास। उसके जब सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, उसके बाद अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट रंध्र पर। रंध्र को हम स्टोमाटा भी कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं पहले बता दूं। मतलब जो पत्ती होती है ना उसकी सतह पर
छोटे छोटे छेद होते हैं। अब वो हमें नंगी आँखों से तो दिखते नहीं है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें वो दिख जाता है। अब रंध्र के कार्य क्या है भाई, दुनिया में आया है तो काम भी होंगे, ऐसे थोड़ा ना कि नेठला रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब जो गैस का आदान प्रदान होगा ना, O2 छोड़नी होगी, CO2 लेनी होगी, तो इन्हीं छेदों की वजह से होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो वाष्प के रूप में निकलता है ना, वो भी इन्हीं छेदों से निकलता है। अभी हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है रंध्र का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसे पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस ज़रूर की जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि द्वार कोशिका क्या होती है। ये जो द्वार कोशिका क्या होती है, द्वार कोशिकाएँ रंध्र को खुलने और बंद करने में ना मदद करती हैं। मतलब कब रंध्र खुलना है, कब बंद होना है, मतलब ये रंध्र को बंद करते हैं और खोलते हैं। और इन्हें कंट्रोल कौन करता है, तो इन्हें कंट्रोल वाटर करता है। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छेद श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होता है। जो मैंने बताया कि गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के लिए बंद होता है और खुलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, विषमपोषी और स्वपोषी। अब विषमपोषी में भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, विषमपोषी जो मानव में पोषण पाया जाता है, अब उसके भी 3 टाइप होते हैं। प्राणी संपोषण जिसे कहते हैं होलोजोइक, दूसरा मृतजीवी पोषण जिसे कहते हैं सैप्रोफिएटिक, और परजीवी पोषण जिसे कहते हैं पैरासिटिक। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करता है। मतलब जो भोज्य है, जो भोजन है, उसको सबसे पहले अपने अंदर लेता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले मुंह से खाने को खाते हैं, अंदर लेते हैं, उसके बाद उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल मानव है और अमीबा है। मतलब क्या, पहले खाकर उसके बाद जो पाचन तंत्र होता है उससे हम भोजन का पाचन करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिएटिक। इसमें क्या होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मान लो कुछ मर गया, कोई जानवर मर गया, तो जो मृतजीवी होता है ना, वो उनको अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फफूंदी और कवक। फिर थर्ड है हमारा परजीवी, पैरासिटिक। ठीक है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे जूं होती है ना, हमारे सर में रहती है, हमारा खून चूसती है, लेकिन हमें मारती नहीं है। तो वो पैरासिटिक यानी कि परजीवी का ये एग्जाम्पल है कि बिना मारे अपना भोजन लेना है ना। मतलब खून चूसते रहो, मारो नहीं, मतलब खून चूस के धीरे धीरे करके मारो। तो वही है, मतलब कि मारना नहीं होता, लेकिन उनसे अपना भोजन प्राप्त करना है। ठीक है, जान से नहीं मारना। तो वो हमारे परजीवी होता है। आई होप सब क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो पढ़ते हैं अमीबा क्या होती है। जैसे हमने 6th क्लास से पढ़ते हैं कि अमीबा की ऐसी शेप होती है, इतनी अजीबोगरीब, जो कभी मुझे समझ नहीं आई। तो अमीबा का केंद्रक होता है, और मान लो ये खाद्य कण है जिसे अमीबा खाएगी, और ये क्या करता है, जो अमीबा होता है वो उस खाद्य कण के पास जाता है सबसे पहले। फिर अपने पादाब, जो ये दे रखे हैं पादाब या कुटपाद को, मतलब कुछ उंगलीनुमा सिरे उभरते हैं जिसे हम पादाब और कुटपाद कहते हैं, इंग्लिश में सूडोपोडिया। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये चारों ओर खाद्य कण के घेरा बनाती है, और घेरा बनाकर ये खाद्य रिक्तिका बना लेती है। ये ना खाद्य रिक्तिका बन गई, ये ऐसे पूरी चारों घेरा कर लिया। उसके बाद वो अपने अंदर खाद्य कण को अमीबा अंदर इंजेक्शन करता है, अंदर ले जाता है और उसको विघटित करता है अपने एंजाइम से। जब वो विघटित हो जाता है, उसको पाचित कर लेता है, फिर वो अब्सॉर्प्शन करता है।
मतलब क्या कि जितना भी पोषण लिया है वो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। उसके बाद जो बचा कुछ अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है कहीं से भी। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यहीं से निकालेगा, अमीबा कहीं से भी निकाल देता है जहाँ से उसका मन करे। तो हमने अब समझ लिया, हम एक बार तो हमने समझ लिया, तो हम एक बार डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। जो अमीबा होता है भोजन को, जैसे मैंने बताया कि भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, जो उसकी उंगली नुमा सिरे उभरते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, मतलब उसको पचाया जाता है। खाद्य रिक्तिका में बचा हुआ अपच कोशिका के सतह से की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम के पूरे शरीर पर ना एक पक्षियाप टाइप, मतलब पक्षियाप की पूरी सतह होती है। मतलब पक्षियाप कुछ बाल टाइप होते हैं, उनकी पूरी मतलब सतह उन बालों से ढकी हुई होती है। ठीक है, पक्षियाप से ढकी होती है। और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए ना एक विशिष्ट स्थान होता है कि यहीं से ये भोजन खाएगा, बट अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस इसमें इतना ही था, इसमें ज़्यादा नहीं था। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण, इसमें हमारे 5 स्टेप होते हैं: अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतग्रहण क्या होता है, मतलब हमने एक भोजन को अपने मुंह में डाला, अपने अंदर लिया। ठीक है, फिर पाचन में क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हमारा पेट है, हमारे छोटियाँ आते हैं, बड़ियाँ आते हैं, इन सब ने उसको पाचित किया। अवशोषण, अब क्या होगा, जो हमारी आंत होगी उससे हम मतलब जो भी हमारे प्रोटीन, विटामिन, जितने भी हमारे पोषक तत्व होंगे हम उनको अवशोषित कर लेंगे, ले लेंगे। स्वांगीकरण, उसके बाद हम जहाँ जिस पोषण की ज़रूरत होगी, जहाँ जिस विटामिन की या फिर जिस भी विटामिन की और जिस भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ हम उसको पहुँचाएंगे। ठीक है, स्वांगीकरण, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ हमने पहुँचा दिया, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, है ना। और बहिक्षेपण क्या होता है, मतलब जो भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचा है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इन 5 पार्ट्स में होता है हमारा पाचन तंत्र, मतलब जो भी हमारा पोषण है वो काम इन 5 पार्ट्स में करता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गूदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। जो हमारी आहार नाल है ना, वो हम मुंह से लेकर हमारा मतलब खाना जाता है, हम मुंह से लेकर पूरा गूदा द्वार तक एक लंबी सी नली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पहले क्या कहते हैं, अंतग्रहण में हमारे जो पार्ट आते हैं। सबसे पहले मुंह आता है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। फिर दांत आते हैं, इनका काम क्या होता है, ये भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे पीस में करते हैं ताकि तक हम अंदर इनको ले सकें। जो हमारी जीभ होती है, जीवा होती है, ज़बान होती है, वो भोजन को लार के साथ मिलाती है, अच्छी तरह से मिलाती है लार के साथ। और लार जो होती है वो एक लार ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। और ये स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा, मतलब ये स्टार्च को एमिलेज एंजाइम, लार जो होती है एमिलेज एंजाइम होती है और ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करती है। उसके बाद भोजन ग्रसिका क्या होती है, तो भोजन ग्रसिका होती है मुंह से अमाशय तक, हमारे मुंह से हमारे पेट तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचक गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। जो भोजन है, जैसे ये हमारी आहार नाल है, ये हमारी भोजन ग्रसिका, ये दूसरा पहले तो ये वाली, तो ये मुंह से यहाँ पेट तक होती है हमारी ये ग्रसिका। ये क्या करती है, इसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है
जिस मूवमेंट से हमारा जो भोजन है वो मुंह से पेट तक जाता है। ग्रेसिका की मांसपेशियां का संकुचन और शीतलन हमारा बताया है कि वो सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, ऐसे से एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके द्वारा जो भोजन होता है हमारा वो मुंह से अमाशय में जाता है। तो ये हम देख लें, हमारी यहाँ ये जीभ होती है, ये हमारी ग्रसिका है, ये हमारा ये अमाशय है, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ ये बड़ी आंत है, ये गुदा द्वार है हमारा, और ये हमारा अग्नाशय है, पैनक्रियास इसे इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पित्त नली है, पित्ताशय, यकृत है। तो सब कुछ ये भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है बहुत ज़्यादा। ये हमारे मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं अमाशय। अमाशय का क्या कार्य है? अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, एक जठर ग्रंथि होती है, उससे 3 रस निकलते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा। पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? ये पाचक एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है सबसे पहले, और उसे कौन करता है? पेप्सिन। उसके बाद HCl का कार्य देखते हैं। ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, भोजन का अम्लीय माध्यम तैयार करता है ताकि तक जो पेप्सिन है वो भोजन पे क्रिया कर सके। मतलब पेप्सिन को थोड़ा सा अम्लीय माध्यम चाहिए होता है ताकि तक वो भोजन को पचाने के लिए काम कर सके। तो HCl उसका माध्यम को, भोजन के माध्यम को थोड़ा सा अम्लीय करता है, थोड़ा सा एसिडिक करता है ताकि तक पेप्सिन काम कर सके। और अगर हमारे जैसे भोजन के साथ छोटी मोटी जो गंदगी चली जाती है, उस जैसे कोई कीटाणु चले जाते हैं तो वो भी HCl उन्हें भी मार देता है। उसके बाद है श्लेष्मा, म्यूकस। ये अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। मतलब HCl है तो जो हमारा अमाशय होता है उसकी भित्तियाँ जल सकती हैं, तो एक म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो पूरे अमाशय की आंतरिक जो भित्ति है, पूरी दीवारें हैं जो उसकी अमाशय की, उन पे चिपका हुआ होता है ताकि तक अम्ल से हमारे अमाशय के, हमारे पेट के जो भित्तियाँ हैं उनको कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए ये उस पर चिपक जाता है। तो अब हम देखते हैं क्षुद्रांत। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, फिर छोटी आंत भी कहते हैं। अब क्या होता है, जब हमारा खाना पेट में जो जठर ग्रंथि होती है उससे जो रस निकलता है, उसके बाद जितना पाचित होना होता है वो पच जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो खाना, उसके बाद वो क्षुद्रांत में जाता है। अब क्षुद्रांत में आंतरस होता है, जिस आंतरस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद जो आंत है वो अपने खुद का आंतरस तो प्रोड्यूस करती है, साथ साथ जो हमारा लीवर है, यकृत, वो भी एक जूस होता है, बाइल जूस, वो भी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वो खाना पचाता है। और हमारा अग्नाशय, पैनक्रियाज, जो हमने डायग्राम में देखा था, जो पेट के नीचे था, अगर आप डायग्राम में देखोगे अग्नाशय तो दिख जाएगा। वहाँ से, अग्नाशय से भी बहुत सारे रस निकलते हैं, वो जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो भोजन को पाचित करते हैं। ठीक है, अब हम पहले यकृत से देखते हैं। तो यकृत पित्तरस यानी कि बाइल जूस अपना प्रोड्यूस करता है और वो पित्त लवण बनाता है। वसा को, जो पित्तरस है वो वसा को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। किसके द्वारा? इमल्सीकरण के द्वारा। ये इमल्सीकरण क्या होता है? इमल्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने दूध लिया, वो तेल लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो आप क्या देखोगे कि दोनों एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुलेंगे नहीं, अलग अलग दिखेंगे। तो ऐसे ही जो मिश्रण बनता है उसे इमल्सीकरण कहते हैं। तो जो इमल्सीकरण के द्वारा
पितरस वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखते हैं हम अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, 3 रस निकलते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदलता है और एमिलेस स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। दीर्घध्रुव क्या होता है, इसे हम विल्लई भी कहते हैं या विल्ली भी कहते हैं। दीर्घध्रुव क्या होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है या फिर बड़ी आंत होती है, उनकी जो हमारी आंत होती है उनकी जो सतह होती है उस पर ऐसे एक सेकेंड इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर आप डायग्राम बनाओगे या देखोगे तो ऐसे बन रखे हैं। तो ये दीर्घध्रुव क्या होता है, ये क्षेत्रफल अगर हमारी ऐसे आंत होगी, ऐसे अगर हमारी आंत होगी तो इतना ही क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन इस तरह से दीर्घध्रुव की वजह से यहाँ का आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और ये क्या करते हैं, इनके पीछे ही हमारी नर्व्स होती है, जो हमारी वाहिकाएं होती हैं वो होती है, फिर यहाँ से वो जो पोषण होता है वो एब्जॉर्प्शन करती हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी में वो ले जाती हैं और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा देती हैं। उसके बाद हमारी बृहदान्त्र यानी कि बड़ी आंत, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं या फिर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो जल अब जितना भी मतलब हमारा 90% जो भी होता है ना, 90-80% स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पाचित होता है। अब क्या होता है, जो पाचित भोजन बाद में जो बचा कुछ आया वो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और जो वर्ज्य पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा है वो गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, हमने पोषण पढ़ लिया है। अब हम श्वसन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और रट्टा बिल्कुल ना मारें। अपना ध्यान रखें और ध्यान से पढ़ें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।